हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है और ये क्वेश्चंस अप्रोक्स आपके 50 क्वेश्चन है। ठीक है, इन 50 क्वेश्चंस में से डेफिनेटली आप ये समझ लीजिए जिस किसी ने भी अभी तक एक भी नंबर का सामाजिक के अंदर अगर नहीं भी पढ़ा है ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। पेपर की 70 नंबर का पेपर आएगा, मैं बता रहा हूं आपको 60 नंबर आराम से आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के नहीं आराम से ला सकते हो। बस इनको रट्टा मार के चले जाना, 60 नंबर तक आराम से आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। ये इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये समझ लीजिए 5 साल के 2016 से लेकर 2023 तक के अभी तक जितना भी कंटेंट सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस में आया है ना, वो सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको 15 या 20 मिनट की वीडियो बनेगी जिनमें पूरे क्वेश्चंस में आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आप करो कर लीजिएगा और आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें टिक करके उनको याद करने का लगा दीजिए, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1867 से लेकर के 1871 तक। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। ठीक है ना, इनको आपको रट्टा मारना है, रट्टा बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, मारियोन और जर्मेनिया कौन थी? ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, लेकिन मोस्ट रिपीटेड है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इटली के एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने इनको जो सभी क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखा हुआ है कि इटली के एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्षेप में वर्णन का मतलब है इसके अंदर जो कुछ भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन संक्षेप में वर्णन करने के लिए ही आए आपके लिए, इटली के बारे में, एकीकरण के बारे में कुछ भी आपके पूछने के लिए आए तो वो इसी के क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि संक्षेप में वर्णन करो, में आपको काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा, उसी में से शॉर्ट टाइप का। क्योंकि ये क्या है, ये सभी जो क्वेश्चन है आपकी वो क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपके लॉन्ग और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, लघु और दीर्घ वाले क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को पूरा कंटेंट है। यानी कि इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको लॉन्ग और जो लघु और दीर्घ क्वेश्चन होते हैं ना, उनको अलग से ऐसा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये क्या है, इटली के एकीकरण का संक्षेप में वर्णन करो। अब संक्षेप में वर्णन जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका भी कंटेंट देखने को मिलेगा और जो दीर्घ क्वेश्चन होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर लॉन्ग टाइप में पूछेगा, जैसे 4 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से आप लिख के आओगे। और बड़े क्वेश्चन बड़े नंबर में पूछा जाएगा तो उस हिसाब से आप पूरा संक्षेप वर्णन करके आओगे। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग और दीर्घ दीर्घ और जो लघु क्वेश्चन होते हैं वो पूरे दोनों जो है एक ही वीडियो के अंदर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन के अंदर। बस आपको करना क्या है, पूरा कंप्लीट याद करना है कि इटली के एकीकरण का संक्षेप में वर्णन करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारत के रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इंपोर्टेंट एक्ट है। ठीक है, भारत के रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध तथा प्रमाण लिखो। इनके बारे में आपको लिखना है कि उसका विरोध क्या, कैसे किया गया था, उसके प्रमाण क्या है, उसके रिजल्ट क्या निकल कर आए थे। रिजल्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, क्या करना है, रिजल्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। विरोध तो हो सकता है थोड़ा सा कम है कि पर, लेकिन रिजल्ट्स को ज्यादा पूछा जाता है तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए सत्याग्रह आप सभी ने सुना होगा। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सत्याग्रह को आपको पढ़ के जाना है अच्छी तरीके से। ठीक है, गांधी जी की नमक यात्रा। ठीक है, गांधी जी के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पर लेकिन गांधी जी की नमक यात्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको स्किप नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, इसको वापस भी ले लिया गया था। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है असहयोग आंदोलन के बारे में। चलिए अब क्या है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव
पड़ेगा? 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना है। ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन नंबर 9 ये 10 से भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, क्योंकि कारण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करो। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से विश्व पर क्या इफेक्ट पड़े, क्या परेशानियां आई, क्या फेस किया हम सभी लोगों ने उस वजह से, ये सब क्या प्रॉब्लम्स आई, इसको आपको पढ़ के जाना है। और आपको ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि जो कॉपी में लिखा हुआ है, जो आपको क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ उस हिसाब से आप इसको रट लो। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके आंसर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर अपने जो शब्द है उनमें उसको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको याद भी अच्छे से कर पाओ और सामने वाला जो एग्जामिनर है उस पर आप इंप्रेशन भी अपना अच्छा बना पाओ। तो इसको अपने हिसाब से पढ़ के और याद करके जाना है। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या था? ये है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके? हिस्ट्री के, यानी इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है, अब हम किसके हैं? आपके सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड पार्ट के, यानी कि ये जो है आपका भूगोल वाला पार्ट है। ठीक है, उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना किसी को भी। ठीक है ना, भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है? कारण बताइए, कारण सहित इसको बताना है। भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन वाला जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में एक इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मृदा अपरदन क्या होता है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इसकी रोकथाम कैसे की जानी चाहिए मृदा अपरदन की? उसकी रोकथाम क्या कर सकते हैं हम रोकथाम के लिए, वो चीज बताई गई है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, क्योंकि ये इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी है। भारत में कई प्रकार की मिट्टी, से लाल मिट्टी और काली मिट्टी हो गई, इस तरीके की कई, तो आपको उनकी मिट्टी के बारे में पढ़ के जाना अच्छी तरीके से। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इस तरीके से। ठीक, अब 4 क्वेश्चन क्या है? भू संसाधन से क्या तात्पर्य है? भारत में भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों तथा 4 उपायों को समझाइए। उसके आवश्यक परिवर्तनों को बताइए और उसके बारे में 4 जो आप उपायों को बताइए कि आपके हिसाब से क्या इंपोर्टेंट है जो उसमें। ठीक है, वो आपको बताना भू संसाधन के बारे में। जैव विविधता, वाह ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये निकल के आया। जैव विविधता, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसका महत्व का वर्णन करो। मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन करो। जैव विविधता की मानव जीवन में क्या महत्व है, इसकी विविधता का वर्णन कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। बेसिकली तो ये टॉपिक अलग है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ तथा हानि बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, लाभ और हानि के बारे में पूछा गया। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन और नोट करेंगे आप लोग, लिखिए कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है। ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको यहीं की बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी लिस्ट में नहीं है। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये रहा, देखिए ये एक कई दिनों से लग रहा हूं मैं, ये दिख रहा है आपको? ये एक पूरा पीडीएफ मैंने रेडी किया है, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 लोकेश राहुल अकेडमी। ठीक है, देखिए सब चीज दिख रहा है। ये मैंने टॉपिक वाइज लिए हैं आपके, पहला इतिहास का है, दूसरा भूगोल का है, फिर नागरिक शास्त्र है, फिर अर्थशास्त्र, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां पर मैं डाल दूंगा इसको। ठीक है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे दिखा देता तो पर प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने इसको लिखते हुए आपको थोड़ा सा मैंने और मेहनत की है, तो वीडियो के रूप में फॉर्मेशन में तैयार किया इसको। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता नहीं करने की है। पर इसमें मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से जो मेरे दिमाग में आ रहा है उसको भी मैं बताता हुआ चल रहा है। जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक
भूगोलीय परिस्थितियों का वर्णन करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जल दुर्बलता क्या होती है, इसके कारण बताइए। भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। भारत की कृषियों की जो इंपोर्टेंट से भी इंपोर्टेंट होता है ना, वो है भारत की कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। हमें खनिजों की संचरण की आवश्यकता क्यों होती है, हमें खनिजों की संचरण की आवश्यकता क्यों होती है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तृत रूप से वर्णन करो, अच्छा भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के वर्णन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। पर्यावरण प्रदूषण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, ठीक है। और परिवहन तथा संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को क्यों फर्क, किसी देश की जीवन रेखा यानी कि परिवहन और संचार जो हमारे देश में होता है, परिवहन जैसे सड़कें, जो वाहन चल रहे हैं, संचार जो टेलीफोन है अपना, 5G 2G जितना भी चल रहा है, ये सब संचार व्यवस्था है अपनी। तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा पर क्या, जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट डालते हैं, ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है। रेयर मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि जो परिवहन है और जो संचार है वो हमारे देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट करते हैं, वो आपका बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भूगोल के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस पार्ट के हैं, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र मींस इसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बारी है, जो कि कितने सिलेक्ट हुए हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके चांसेस सबसे ज्यादा है पूछे जाने के, और यही आपको देख लेना बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, बहुत ही बहुत मतलब मैं क्या बोलूं अब इसके बारे में, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। सत्ता की साझेदारी कई बार पूछा जा चुका है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इस कथन की विवेचना कीजिए, इस कथन के बारे में समझाइए क्या चीज होती है, ठीक है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे किन्हीं 3 विशेषताओं की वर्णन कीजिए, यानी भारत की जो अपनी सरकारें हैं, मतलब भारत की जो सरकार है वो सत्ता जो है अपनी, भारत की जो सत्ता है वो कौन कौन सी चीजों में बटी हुई है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी केंद्र सरकार, और एक होती है राज्य सरकार, ठीक है। राज्य की स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि अब फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है, और जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अलग अलग है, जैसे कि यूपी में सीएम योगी जी हैं, और अब फिलहाल तो राजस्थान में भी आपकी क्या है, बीजेपी सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपकी पता ही है, पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी अपने, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जगह जगह पर चेंजेस है, फिलहाल तो ज्यादातर अब बीजेपी ही आती जा रही है। तो भारत में केंद्र और राज्य के बीच की सत्ता की बंटवारे की 3 विशेषताओं का वर्णन करो, ठीक है। संघवाद क्या है, संघवाद बहुत अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता लिखनी है। भारत में जाति प्रथा तथा राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने भारत के अंदर पता सबसे ज्यादा जो बेकार चीज है वो क्या है, ठीक है। जो अब अगर मैं बात करूं कि अपने भारत के अंदर जो जहर है वो सबसे ज्यादा जहर किस चीज का है, वो जहर है जाति का, जाति के ऊपर जो हुए बंटवारे का है वही एक जहर है। हम लोग तुम लोग अपने आप को किस तरीके से बांटे हुए हैं, जाति के ऊपर, कि तू ये है, मैं ये हूं, वो ये है, इस तरीके से बांटे हुए। लेकिन हम लोगों की सिर्फ एक ही जाति है, और वो क्या है कि हम लोग कौन है, हम लोग हैं हिंदू, ना कि इस तरीके से बांटी हुई जाती है कि ये है और ये है, इस तरीके से। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना इसी चीज की है, और ये क्वेश्चन आपके पीरियड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है अपने, कि भारत में जो जाति प्रथा बनाई गई है उसका राजनीतिक पॉलिटिकल बेस पर और जो है समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कि समाज में सब लोग जैसे लोअर कास्ट के होते हैं उनको किस दृष्टि से देखते हैं, हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट पर क्या किस तरीके का बेकार के जो है प्रकार के
शब्दों का उपयोग करते हैं, वो सब चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब चीज आपको इसमें पढ़ के जानी है और अपने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अपने पूरे मन के अंदर जो चीजें हैं उन सबको पेपर के अंदर झोंक देना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अपने पूरे, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बताइए कि अगला क्वेश्चन है, बताइए कि भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है। कैसी जातिगत असमानता है, सबको किस तरीके से बांटा गया है, कौन ओबीसी बोलते हैं, किसी को एससी में बोलते हैं, किसी को एसटी में बोलते हैं, किसी को जनरल में बोलते हैं। लोकतंत्र क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की राजनीतिक दलों में क्या विभिन्नता है। एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, वह सरकार का गठन करता है। यानी जो लोकतंत्र है वो हमारा उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का किस प्रकार बनाता है। लोकतंत्र मीन्स होता है एक तरीके से, जैसे कि अब पीएम के चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो अब ये क्या है, पीएम के चुनाव का जो पूरा डिपेंडेशन किसकी चीज के ऊपर है, लोकतंत्र, यानी कि हम लोग ऐसे वोटिंग करेंगे तब जाके पीएम का सिलेक्शन होगा कि ये, तो उस तरीके से लोकतंत्र बोलते हैं। लोग जन की जो बारे में बात की जाएगी उसके बारे में। तो जिम्मेदार, कैसे जिम्मेदार है, इसके कैसे गठन करता है, किस तरीके से उत्तरदायी है, ये सब कुछ इसके बारे में लिख के आना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके नागेश शास्त्री पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब ये है आपके इकोनॉमी के यानी अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनडीपी मापदंड के बारे में किन पहलुओं से अलग है ये बताना है। बेरोजगारी, ये तो सब पता ही है, सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर क्वेश्चन की बात करूं, सबसे ज्यादा परेशानी वाले टॉपिक की बात करूं तो यही है कि बेरोजगारी। घर पे परेशानी से परेशान होकर के बैठ जाना, कोई काम ही नहीं है, उसके बारे से आप, यानी बेरोजगारी से आप क्या समझते हो। ये सर एक योजना है जो कि सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने में चलाई जा रही है। मागा 2005 के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। बहुत ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है, इसको आपको रट्टा मारना है, समझना है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार भी बताइए। संगठित तथा संगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। संगठित तथा संगठित क्षेत्र, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों की एकीकरण किस प्रकार से सहायता करता है, ठीक है। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा की जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उपभोक्ता का शोषण। चलिए इसी के साथ सामाजिक विज्ञान के आपके लगभग 50 क्वेश्चन आपके खत्म हुए और ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूं कि जिनको आप रट के चले जाएंगे तो 70 नंबर में से आप ये समझ लिए 55 प्लस तो आराम से आप करके ही आओगे, छोड़ के तो क्वेश्चन को नहीं आओगे, करके ही आओगे। तो वीडियो अपना जो है एंड हुआ और मेरा जितना भी एफर्ट में लगा सकता था आपके लिए सामाजिक विज्ञान के अंदर मैंने झोंक दिया। यानी कि 5-7 साल के जितने भी क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे किए वो बनाया मैंने। ये पूरा आपका पीडीएफ जो कि मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, इसको मैंने आपको नोट डाउन करके दे दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ अब जो एफर्ट लगाया है उसका रिजल्ट मुझे चाहिए। इस वीडियो के ऊपर मुझे अच्छे से व्यूज और अच्छे से कमेंट चाहिए। और बस इतना है कि अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करे बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा।